दोस्तों, अब जो हम क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो आपके संविदा वर्ग 2 का सबसे मेन चैप्टर है। मेन चैप्टर मीन्स पहले 2 से 3 क्लास में मैं केवल आप लोगों से फेमिलियर नहीं था, इसलिए इतना थोड़ा सा संकोच मुझे भी हो रहा था और आप लोगों को भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही थी। अब हम जो सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी को जानने से पहले भारत की भौतिक स्थिति का जो एक चैप्टर है आपके इसमें, उसके बारे में हमको बात करना है। तो भौतिक स्थिति भारत की कैसी है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए संपूर्ण पृथ्वी पर, जैसे ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी में हम सब जानते हैं कि कुल 7 बड़े महाद्वीप है। 7 बड़े महाद्वीप है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये इस टाइप से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, ये स्थिति आपके 7 महाद्वीप की। ये नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, साउथ अमेरिका, ये यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में से भारत जो है वो आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि भारत किस महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की उत्पत्ति हुई कैसे, सबसे महत्वपूर्ण। अब उत्पत्ति कैसे हुई कि ये स्थिति वर्तमान स्थिति है जो हमने इस चित्र के माध्यम से प्रस्तुत की। पर सबसे पहले क्या सारे महाद्वीप इसी आकार में या इसी रूप में बने हुए थे? तो ऐसा नहीं था। कार्बोनिफेरस काल से पहले सभी जो है महाद्वीप एक साइड में जमा थे और एक साइड पूरा पृथ्वी पर जल विद्यमान था या जल से भरी हुई थी। तो सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटा। इन्होंने कहा कि जो जली भाग है, मतलब ये वाला भाग है, इसको इन्होंने कहा पेंथालसा, और जो स्थली भाग था, स्थल मतलब जो धरातल थी, उसको इन्होंने कहा पेंजिया। इस पेंजिया को जो है इन्होंने 2 भागों में फिर बांटा, और इन 2 भागों में से इसका उत्तरी भाग जो था अंगारा लैंड था, और दक्षिणी भाग जो था वो आपका गोंडवाना लैंड था। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में आने जैसा है कि भारत प्राचीनतम किस भूमि का हिस्सा है, तो दोस्तों उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो भारत जो है गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। पर वर्तमान में अगर हम भारत को देखें, वर्तमान स्थिति में अगर भारत को देखें तो कुछ इस टाइप से भारत की स्थिति है। ये भारत है। अब भारत में गोंडवाना क्या है? तो गोंडवाना भारत की प्राचीनतम भूमि है। गोंडवाना भारत की प्राचीनतम भूमि है। और इसके बाद कई स्थलाकृति या संरचना जो है भारत में बनी और वर्तमान स्थिति में भारत आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन भू आकृतिक संरचना या भौगोलिक संरचना के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत प्राचीनतम किस भूमि का हिस्सा है, मैं आपको टू दी पॉइंट बता रहा हूँ। तो आपको सीधा लगाना है गोंडवाना काल। अब गोंडवाना काल क्या है? तो जो भारत की प्रायद्वीपीय संरचना है, प्रायद्वीपीय संरचना का मतलब कि ये वह स्थिति जिसके 3 ओर जो है जल हो और एक ओर यह स्थल से जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीपीय भारत पूरा का पूरा गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। इसके बाद जो है हमारे यहाँ पर टर्शियरी काल और क्वाटनरी युग। टर्शियरी काल की भी चट्टानें मिलती है। तो टर्शियरी काल की चट्टानें कहाँ मिलती है वो आपको मैं बता देता हूँ। टर्शियरी काल की जो चट्टानें हमारे यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में मिलती है। और फिर एक आता है क्वाटनरी या नवीन युग। क्वाटनरी युग की चट्टानें जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? क्वाटनरी युग का क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा यमुना का मैदान। ये हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि टर्शरी युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती, तो आपको क्या बताना है? हिमालय क्षेत्र। और क्वाटनरी युग की चट्टानें या क्षेत्र कहाँ मिलता है? तो गंगा यमुना के मैदान में। और गोंडवाना भूमि का हिस्सा कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत। अब इसको भौतिक
संरचना के आधार पर जो है भारत को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। एक पहले मैं एक चित्र बना देता हूँ, 5 भाग कौन से, उसके बाद जो है इसको फिर हम एक एक भाग पर व्यवस्थित क्रम में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये भारत है। अब इसमें 5 भाग कौन से? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाला हिस्सा, नंबर 1। इसको कहते हैं उत्तर के विशाल पर्वत। उत्तर के विशाल पर्वत, ये पहला हिस्सा है। दूसरा आता है आपका यहाँ से, इस वाले हिस्से में, जिसको हम कहते हैं गंगा यमुना, गंगा यमुना या ब्रह्मपुत्र का मैदान। यमुना या ब्रह्मपुत्र का मैदान, कई किताबों में लिखा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये दूसरी संरचना है। तीसरी संरचना पे हमने बात करी थी, वो है आपका प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत है तीसरी संरचना। चौथी संरचना जो है आपका, वो ये वाला हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं मरुस्थली क्षेत्र। मरुस्थली क्षेत्र। और पांचवी संरचना यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वीप है, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका पांचवी संरचना है, जिसको हम द्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको जो ध्यान रखना है दोस्तों, कि भौतिक दृष्टि से या भू आकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। सबसे पहला उत्तर के विशाल पर्वत, दूसरा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है मरुस्थली क्षेत्र, और पांचवा है आपका द्वीपीय क्षेत्र। द्वीपीय क्षेत्र जो आइलैंड एरिया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे करके भारत को भौतिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर के विशाल पर्वत की। तो दोस्तों उत्तर के जो विशाल पर्वत है, उत्तर के विशाल पर्वत, ये विशाल पर्वत कितने भागों में बांट रखे हैं? तो इसको 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? पहले मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, फिर एक चित्र के माध्यम से आपको बता दूंगा। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा है आपका हिमालय। और तीसरा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। पहाड़ियां, ऐसे करके ये 3 हिस्से हैं जो उत्तर के विशाल पर्वत में है। अब इन 3 हिस्सों को फिर कई भागों में बांटा है। जैसे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो दोस्तों ट्रांस हिमालय को फिर 3 भागों में बांटा है। काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, दूसरा है लद्दाख, और तीसरा है जस्कर या जास्कर, जस्कर पर्वत श्रृंखला। ये 3 हिस्से में बटा हुआ है। फिर हिमालय पर्वत को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसा हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ग्रेट हिमालय, जिसको हम महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। दूसरा है मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरा है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ऐसे करके हिमालय के भी 3 भाग जो है, 3 भागों में इसको बांटा गया। और फिर तीसरा आता है आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में जैसे हम बात करते हैं लुशाई, पतकाई, कछार, ऐसी अन्य कई पहाड़ियां जो पूर्वी भारत में फैली हुई है, वो पूर्वोत्तर पहाड़ियों का हिस्सा है। तो उत्तर के विशाल पर्वत को हमने 3 भागों में बांटा है। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला की। तो दोस्तों इसमें देखिए, जैसे ऐसे करके मान लीजिए
ये हिमालय का उत्तरी हिस्सा है। इस उत्तरी हिस्से में जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चित्र बना देते हो, ये हिमालय है या भारत का उत्तरी हिस्सा। यहाँ पर भी एक रेखा सबसे पहले जा रही है, ये है आपका काराकोरम पर्वत, फिर ये आपका लद्दाख, जास्कर। ये 3 पर्वत श्रृंखला है जिसको हम तीनों को 1, 2 और 3, इन तीनों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय दोस्तों, ट्रांस हिमालय का मतलब होता है, ट्रांस मतलब परे, जो हिमालय का हिस्सा नहीं है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। अब ट्रांस हिमालय में सबसे 3 पर्वत आते, ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें एक तो काराकोरम, एक लद्दाख और एक आपका जास्कर, 3 पर्वत श्रृंखला है। काराकोरम से संबंधित जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण, तो वर्तमान में काराकोरम का अधिकतर जो काराकोरम पर्वत है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आता है। और इस काराकोरम के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टीन, K2 या गार्डविन आस्टीन या आइस्टीन, जैसा भी लिखना चाहें आप, आइस्टीन, इस क्षेत्र में स्थित है। कि तो आपसे पूछा जाए K2 कहाँ स्थित है, काराकोरम पर्वत पर। अब इसकी ऊंचाई पूछी हुई एग्जाम में कई बार, तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। मतलब K2 की अधिकतम ऊंचाई कितनी, 8,611 मीटर। वर्तमान में जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पर इससे संबंधित एक क्वेश्चन कहीं भी कि वर्तमान में भारतीय भूमि पे पूछे तो थोड़ा सा कंचनजंगा पे लोग फोकस करते, पर अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो आपको क्या बताना है, K2 या गार्डविन आस्टीन। इसकी ऊंचाई कितनी, 8,611 मीटर। दूसरा, काराकोरम पर्वत से संबंधित आपको एक ग्लेशियर का नाम याद रखना है जो आप सब जानते हैं, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, लगभग 80 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर आपको ध्यान रखना है काराकोरम पर्वत में। इसके अलावा यहाँ पर अन्य कई ग्लेशियर हैं और अन्य कई प्रमुख दर्रे भी हैं। फिर आता है आपका लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में जो है आपका सिंधु नदी बहती है। और ये तीनों पर्वत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर दूसरा जो हमने बात करी, वो बात करी दोस्तों हिमालय की। तो हिमालय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, या सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन जो बनने की संभावना है, वो हिमालय क्षेत्र से। हिमालय क्षेत्र से कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति जिस काल में हुई उसको हम कहते हैं टर्शियरी काल। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, टर्शियरी काल में। और हिमालय की 3 अलग अलग पर्वत श्रृंखला, जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये वाला हिस्सा, तो ये आपका ग्रेट हिमालय, फिर इसके बाद सेकेंड मिडिल हिमालय, और तीसरा वाला हिस्सा जो है आपका शिवालिक। ऐसे करके हिमालय जो है 3 अलग अलग काल में, अलग अलग समय अंतराल में 3 अलग अलग पर्वत श्रेणियां उभर कर सामने आई। इसलिए ये 3 भागों में बटा हुआ, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो टर्शियरी काल की ये घटना है। अब हिमालय बना कैसे, ये सबसे महत्वपूर्ण। तो 2 प्लेट, एक तो आपकी यूरेशियाई 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 और एक इंडियन प्लेट मतलब भारतीय प्लेट के टक्कर के कारण जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। जैसे मान लीजिए ये आपका यूरेशियाई प्लेट है और ये आपका इंडियन प्लेट है, इन दोनों में टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वत बना। वर्तमान में जहां पर हिमालय पर्वत है, पहले यहां पर एक भूसन्नति मतलब एक गड्ढा था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने जैसा बिल्कुल एप्रोप्रिएट है कि वर्तमान में जहां हिमालय, पहले यहाँ कौन सा सागर था, तो टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में मलबा धीरे धीरे जमता गया और वर्तमान में यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय की लंबाई और चौड़ाई भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि भारत के संदर्भ में तो हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है 150 से लेकर
400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई। जैसे 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 पूर्वी क्षेत्र में हम बढ़ते जाते हैं, भारत के हिमालय की जो है चौड़ाई कम होती जाती है। फिर इसमें जो अब सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो चौड़ाई है ये इसकी पूर्वोत्तर में या नॉर्थ ईस्ट में कम होती, जबकि हिमालय और लद्दाख वाले क्षेत्र में या हिमालय क्षेत्र में या आपका जम्मू कश्मीर उत्तराखंड वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई अधिक होती है। अब बात करते हैं हिमालय में जो है सबसे महत्वपूर्ण तीन जो अलग अलग है, उसके अलावा उसका विभाजन, इसका एक प्राकृतिक विभाजन भी। प्राकृतिक विभाजन कैसे, जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके लेवल पे हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि पहले यूपीएससी और पीएससी ने इसको कई बार पूछा है। वो इस टाइप से है कि ये जो विभाजन है ये तो आपका सबसे पहले ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर दूसरा जो है आपका मिडिल हिमालय, और तीसरा जिसपे हम बात कर रहे हैं शिवालिक हिमालय। ये तो इसके उत्तर से दक्षिण विस्तार है, मतलब हिमालय का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो आपका इस टाइप से है। पर नदियों के आधार पर, मतलब नदियों के क्षेत्र के आधार पर, जैसे सिंधु नदी यहाँ पे है, तो सिंधु से लेकर इधर सतलज, ये आपका सिंधु है। सिंधु से लेकर सतलज के बीच का जो हिमालय क्षेत्र, हिमालय का इसको प्रादेशिक विभाजन कहते हैं, इसको कहते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब हिमालय किस क्षेत्र में या किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो आपको क्या बताना दोस्तों, सिंधु और सतलज। फिर सतलज के बाद आता है काली नदी। सतलज और काली के बीच में कौन सा है, तो ये है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय, ये नदी का नाम है काली। और फिर काली से तीस्ता के बीच में, ये जो है नदी का नाम तीस्ता है, और इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और फिर तीस्ता से यहाँ पर एक नदी जो आती है दिहांग, जिसको हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, दिहांग, इसके बीच का जो क्षेत्र है वो दोस्तों कहलाता है आपका असम हिमालय। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रादेशिक आधार पर जो है हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो दोस्तों ये किसके बीच में है, पंजाब हिमालय आपका सिंधु और सतलज, फिर कुमाऊं हिमालय सतलज और काली, फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, और फिर असम हिमालय तीस्ता और दिहांग। दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ये हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब ये उत्तर से दक्षिण 3 आधार पर और पश्चिम से पूर्व 4 आधार पे। तो उत्तर से दक्षिण ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर से दक्षिण हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। और पूर्व से या पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व पूछे कितने भागों में, तो 4 भागों में बांटा गया। फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला आता है आपका वो है हिमालय क्षेत्र के जो मतलब उत्तर से दक्षिण इसका विभाजन है वो 3 भागों में किया गया। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय का मतलब होता है दोस्तों हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा। इस ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। और विश्व की सभी ऊंची ऊंची चोटियां, चाहे उसमें आपका माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, या फिर आपका नंदा देवी, गौरी शंकर, या अन्य कई चोटियां जो है इस हिमालय के क्षेत्र में आती है। और हिमालय का यह क्षेत्र मतलब ग्रेट हिमालय वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है। कारण क्या है कि धरातल से 5000 मीटर की अगर ऊंचाई पे हम बात करें तो ये पूरा जो क्षेत्र है, अगर आप मान लो सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हैं तो उस वाले पूरे क्षेत्र में, चाहे वो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में हो, कर्क रेखा में हो, भूमध्य रेखा हो, या कहीं भी हो, वहां पर स्नो लाइन या हिम रेखा होती है। तो इस ऊंचाई से ऊपर जाने पर हमें क्या दिखेगा, बर्फ ही दिखेगा। तो ये वर्ष भर ग्रेट हिमालय बर्फ में ढका हुआ क्षेत्र रहता है। फिर दूसरा जो आता है इसमें वो है आपका मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। दोस्तों मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई
जो है आपका 2700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में अधिकतम क्षेत्र में है। और भारत के कई टूरिस्ट प्लेस या हिल स्टेशन जो है इसी मिडिल हिमालय के क्षेत्र में विद्यमान है। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे फेमस जगह है शिमला। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि शिमला किस पर्वत पर स्थित है। तो शिमला के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये धौलाधर पर्वत पर स्थित है। धौलाधर पर्वत पर शिमला जो है आपका स्थित है। और एक धौलागिरी चोटी भी है, पर शिमला धौलाधर पर्वत पर है। इसके अलावा जितने भी हिल स्टेशन, चाहे आपका कुल्लू हो, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, डलहौजी, चंबा, या फिर उत्तराखंड राज्य के, या फिर असम राज्य में कालिम्पोंग, या सॉरी असम नहीं, आपका जो है पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा पर कालिम्पोंग, या फिर आपका जलपाईगुड़ी, या और भी कोई हिल स्टेशन जो फेमस है, जिसमें मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, सारे के सारे मध्य हिमालय के भाग में आते हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो हिस्सा आता है इसको हम कहते हैं शिवालिक। और शिवालिक जो है ये सबसे दक्षिणतम विस्तार है हिमालय का। और शिवालिक पर्वत के बारे में ऐसा बताते हैं कि जहाँ शिवालिक पर्वत है इसी इसके दक्षिण से जो है, या दक्षिण में एक नदी बहती थी जिसको हम कहते थे इंडो ब्रह्म नदी। और इसी इंडो ब्रह्म नदी के स्थान पर आज हम गंगा यमुना के मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दूसरा जो हमारा था कि हिमालय, तो हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय में हमें क्या ध्यान रखना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण, अगर कि विश्व की सभी ऊंची ऊंची चोटियां किस में है, तो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री हिमालय, इसको एक वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब जहां वर्ष भर बर्फ ढका हो, हिमाद्री हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। हिमाद्री हिमालय है और इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। विश्व की कई ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पर है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं तो कंचनजंगा, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में है ये। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल देश में स्थित है। तो हिमालय का विस्तार केवल भारत में नहीं है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, और भारत में भी इसका विस्तार माना जाता है। फिर हमने बात करी मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, ये हिमालय का मध्यवर्ती भाग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि भारत के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है या हिल स्टेशन है वो सारे के सारे इस क्षेत्र में आते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यहाँ के इसके पूर्वी हिस्से में, या इसमें 2700 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई पर एक वनस्पति जो है पाई जाती है। एमपीपीएससी ने कई बार उसको पूछा है, और आपकी एग्जाम का भी अच्छा एक क्वेश्चन है कि अल्पाइन वनस्पति कहाँ पाई जाती है। तो अल्पाइन वनस्पति इस ऊंचाई पर पाई जाती है जिसमें चीड़, देवदार के वृक्ष होते हैं। और फिर इसके बाद जो है तीसरा हमने शिवालिक पर, तो शिवालिक जो है हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है और दक्षिण क्षेत्र में ये जो है पाया जाता है। फिर बात करते हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ी। तो दोस्तों पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के लिए जो है ऐसे करके ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का विस्तार ऐसे है ये। अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना सारामती, इसको ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। सारामती, और ये नागालैंड में स्थित एक चोटी है। नागालैंड में स्थित एक चोटी है जो दक्षिण मतलब पूर्वोत्तर की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सारामती। इसके अलावा यहाँ पर लुशाई, पतकाई, पतकाई, मिजो, नागा, नागा टिब्बा और कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित है। तो ये तो है उत्तर के विशाल पर्वत का विभाजन। अब इसके साथ ही उत्तर के विशाल पर्वत में जो एक और महत्वपूर्ण चीज हमें ध्यान रखनी है, या एग्जाम में पूछा जाता है, वो है दर्रे। तो दोस्तों हिमालय और हिमालय जैसे क्षेत्र, अब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों को पार करने के लिए जो पहाड़ी मार्ग हैं उनको हम दर्रे कहते हैं। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण दर्रे आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर एक दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा आपको हिस्ट्री के संदर्भ में भी याद रखना है कि कनिष्क ने इस दर्रे पर नियंत्रण स्थापित किया था। और ये जो है दर्रा प्राचीन काल में सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। किस रूट के नाम से? सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। और इस दर्रे की एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि वर्तमान में यह लद्दाख क्षेत्र में आता है। फिर दूसरा,
यहाँ पर एक शिप, इसके बाद अगला जो आता है दर्रा वो आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे बता रहा हूँ, जिसमें कि आपका शिप किला, शिप किला और एक है आपका बारालाचा, ये दोनों आपके हिमाचल प्रदेश में आते हैं। फिर थागला और नती, थागला और नती जो है आपका उत्तराखंड में आता है। फिर आपका नाथुला, नाथुला सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है जो आपका कहाँ पर आता है, नाथुला सिक्किम में आता है और ये 2006 में पुनः खोला गया। इसके अलावा अन्य कई प्रमुख दर्रे भी हैं जिनको कि हम एक बार इसकी भौतिक संरचना हो जाए फिर उसके बाद उसको और विधिवत रूप से, जैसे एक तुजू दर्रा है मणिपुर में, उस पर भी हम बात करें, एक यांगयाप दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे करके अन्य कई प्रसिद्ध दर्रे हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो ये उत्तर के विशाल पर्वत की या उत्तर के विशाल मैदान की संरचना है और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी उस पर हमने बात करी। एक बार फिर से मैं आपको इसको पूरा रिकॉल करा देता हूँ कि भौतिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में सबसे पहले उत्तर के विशाल पर्वत है। उत्तर के विशाल पर्वत को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में दोस्तों जो है वो आपके 3 हिस्से हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर दूसरा पढ़ा हमने हिमालय, हिमालय को भी 3 भागों में बांटा। ये 3 भाग कौन कौन से, तो एक तो आपका ग्रेट हिमालय, एक मिडिल हिमालय और एक शिवालिक हिमालय। फिर तीसरा हमने पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि ट्रांस हिमालय जो है उसमें काराकोरम, काराकोरम पे हमने क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 या गार्डविन आस्टिन या ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत पर है। इसके अलावा काराकोरम पर एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन इसी काराकोरम पर स्थित है। इसके अलावा आपको क्या एक और महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि लद्दाख और जास्कर इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर सिंधु नदी बहती है। फिर हमने बात करी हिमालय, तो वर्तमान में जहाँ हिमालय, पहले यहाँ टेथिस सागर था। हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो टर्शियरी काल में हुई। हिमालय के 3 भाग है, उत्तर से दक्षिण ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। जबकि पश्चिम से पूर्व हमने इसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले हमने पंजाब हिमालय, सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र हमने क्या कहा, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच का क्या कहा, कुमाऊं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच का क्या कहा, नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग के बीच का क्या कहा, असम हिमालय। तो प्रादेशिक विभाजन करा। फिर हमने बात करी ग्रेट हिमालय, तो दोस्तों ग्रेट हिमालय जो है ये हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। दूसरा हमने एक और महत्वपूर्ण बात करी थी कि हिमालय पर्वत बना कैसे, तो 2 प्लेटों के टकराने से। 2 प्लेटें कौन कौन सी, एक यूरेशियाई प्लेट थी, एक इंडियन प्लेट थी, इन दोनों में टक्कर हुई जिसके कारण हिमालय पर्वत बना। फिर एक और महत्वपूर्ण चीज, हिमालय के निर्माण के साथ ही इसमें 3 अलग अलग लेयर आई थी। फिर दूसरा ग्रेट हिमालय जो है इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें विश्व की सभी ऊंची ऊंची चोटियां स्थित है और सबसे महत्वपूर्ण माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। फिर उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण है वो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है मिडिल हिमालय है। मिडिल हिमालय में भारत के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आते हैं, टूरिस्ट प्लेस, हिल स्टेशन। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये याद रखना है कि इस हिमालय के हिस्से में जो है अल्पाइन वनस्पति मिलती है। और फिर हमने पढ़ा शिवालिक हिमालय, जो केवल आपको ध्यान रखना है कि दून और द्वार, देहरादून या द्वार जो क्षेत्र, घाटी क्षेत्र, कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिमालय का ये स्लोप है जिसे धीरे 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 हिमालय समाप्त हो रहा है और इसी के दक्षिण में जो है आपका गंगा यमुना का मैदान शुरू होता है। फिर पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में हमने सबसे महत्वपूर्ण सारामती के बारे में पढ़ा कि सारामती सबसे ऊंची चोटी है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में और नागालैंड में आती है। दूसरा इसमें हमने कई प्रसिद्ध 4 से 5 दर्रों के नाम लिए जो परीक्षा उपयोगी, इसके अलावा कई दर्रे, लगभग 250 से 300 दर्रे हैं जिसको कि अपन चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर इतने आपको एग्जाम में बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपको 15 से 20 दर्रे में एक दिन एक पूरी क्लास दर्रे की लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कौन से दर्रे कहाँ हैं और क्या उनकी महत्ता है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। फिर इसके बाद जो एक और महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों कि एक तो आपने जैसे हमने बात करी काराकोरम दर्रे की, एक आपके जेलेपला, एक शिप किला, एक बारालाचा,
एक थागला, नती, उसके अलावा नाथुला, और फिर तुजू और यांगयाप, इन दर्रे की बात करी। तो दोस्तों ये जो आज की हमारी क्लास थी, इसमें केवल इतना ही है कि उत्तर के विशाल पर्वत के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम गंगा यमुना के मैदान और अन्य भौगोलिक स्थितियों को समझेंगे। धन्यवाद।